एग्जाम सास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले की कक्षा में हम हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं उसके बारे में बताए थे। हिंदी वर्णमाला में हमारे 52 वर्ण थे। विशिष्ट व्यंजन के रूप में एक व्यंजन और जुड़ा। अब हमारे 53 वर्ण हो गए हैं। अब आयोग के ऊपर है कि कुल 53 वर्ण मानता है या 52 मानता है, वो आयोग के ऊपर है। अब जब एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, अगर ऑप्शन में 53 रहे 52 ना रहे तो आप 53 ही लगाइएगा। अगर 53 ना हो 52 हो तो 52 ही लगाइएगा। अगर 52 53 दोनों हो तो आयोग के ऊपर है, आयोग क्या मानता है। अब आज हम बताएंगे वर्ण के भेद। वर्ण की परिभाषा हमने आपको बताया था कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसके लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो वर्ण का जो पहला भेद है स्वर। आइए देखते हैं। जो भाषा की हमारे जो सबसे छोटी इकाई है ध्वनि है और इसके लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला जो है वो स्वर होता है, दूसरा जो है वो व्यंजन होता है। अब आज की क्लास में हम पहले जानेंगे कि स्वर परिभाषा, स्वर के कितने भेद होते हैं और हर्ष स्वर, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, इन सब के बारे में जानेंगे। इसके बाद तब हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। तो आइए आज हम पहले जान लेते हैं स्वर की परिभाषा, स्वर के भेद। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर एक व्यंजन। तो आज हम स्वर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्वर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता कहाँ है। स्वर को हम अच भी कहते हैं। स्वर को हम अच भी कहते हैं। और जो हमारा स्वर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है वो हमारा सामवेद में मिलता है। स्वर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमारा सामवेद में मिलता है और स्वर को हम अच भी कहते हैं। सर्व प्रथम उल्लेख सामवेद में मिलता है। स्वर को हम अच भी कहते हैं और स्वर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है हमारा वो सामवेद में मिलता है। अब इसका हम परिभाषा देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे वासुदेव नंदन के अनुसार, जो हमारे विद्वान हैं हिंदी के, वासुदेव नंदन के अनुसार इन्होंने स्वर की क्या परिभाषा दी है वो हम पहले देख लेते हैं। हम स्वर की परिभाषा देख रहे हैं वासुदेव नंदन के अनुसार। अब इन्होंने स्वर की जो परिभाषा दिया है वो हम देखते हैं। स्वर उन वर्णों को कहते हैं, स्वर उन वर्णों को कहते हैं, वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण जिसका उच्चारण बिना अवरोध, बिना अवरोध अथवा विघ्न या बाधा की होता है। विघ्न या बाधा के होता है। इन्होंने बताया कि स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना अवरोध यानी बिना किसी रुकावट के
या विघ्न या बाधा के होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब ये हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह है। किसी भी जब विद्वान का हम कथन लिखते हैं, ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब कोई विद्वान अपना राय देता है किसी भी टॉपिक के बारे में, तो उसके कथन को हम ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो वासुदेव नंदन जी ने बताया स्वर की परिभाषा। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न या बाधा के होता है। अर्थात वे वर्ण या अक्षर जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध यानी बिना किसी रुकावट के हो, हम उसे उन्हें उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर की परिभाषा हम देख रहे हैं कि वे वर्ण या अक्षर जो किसी अवरोध यानी बिना किसी रुकावट या बाधा के हो, जिनका उच्चारण बिना किसी रुकावट या बाधा के हो, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे अ ई उ, इसको बोलने में हमें कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न हो रही है। हमने स्वर की परिभाषा में बताया कि वे वर्ण या अक्षर जिसको बोलने में किसी भी प्रकार का कोई रुकावट या बाधा उत्पन्न ना हो, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे हमारा आ ई उ जितने हमारे स्वर हैं, वो हमारे जितने भी जैसे आ ई उ जो हमारे हैं, ये हमारे स्वर हैं। इनको बोलने में हमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होती है। तो स्वर की परिभाषा हमने देख लिया वासुदेव नंदन के अनुसार कि स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न या बाधा के होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ री ए ऐ ओ। तो फिर से हम एक बार समझ लेते हैं कि वे वर्ण या अक्षर जो बिना किसी रुकावट या बाधा के बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब स्वर के भेद देख लेते हैं। स्वरों के भेद। स्वर के जो हम भेद कर सकते हैं, वो पहला जो है हमारा उच्चारण समय के आधार पर। उच्चारण समय के आधार पर। दूसरा जो है वो हमारा ओष्ठाकृत के आधार पर, यानी ओष्ठ के आकृत के आधार पर। ओष्ठाकृत के आधार पर। तीसरा जो है वो जिह्वा के स्थिति के आधार पर। जिह्वा की स्थिति के आधार पर। चौथा जो है मुखाकृति यानी मुख के आकृति के अनुसार, मुख के आकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर। और पांचवा जो है उच्चारण स्थान के आधार पर। पांचवा जो है उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर। आधार पर हम देख रहे हैं स्वरों के भेद। स्वर को हम जब बांट सकते हैं, ये पहला जो है उच्चारण या समय के आधार पर। दूसरा जो है ओष्ठाकृत के आधार पर, यानी ओष्ठ धन आकृत मिलकर के ओष्ठाकृत बना है, तो ओष्ठ की जो आकृति है उसके आधार पर हम बांट सकते हैं। इसके बाद जिह्वा की स्थिति के आधार पर बांट सकते हैं।
मुखाकृति यानी मुख के आकृति के अनुसार बांट सकते हैं और उच्चारण स्थान के अनुसार बांट सकते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर हम बांट सकते हैं। तो हम पहले देखेंगे उच्चारण समय के आधार पर। स्वर के हमने भेद देखा, तो पहला जो हम बांट सकते हैं उच्चारण समय के आधार पर, दूसरा ओष्ठाकृत के आधार पर, तीसरा जीवा की स्थिति के आधार पर, चौथा मुखाकृत के आधार पर और पांचवा उच्चारण स्थान के आधार पर। अब हम पहला देखेंगे उच्चारण समय के आधार पर। उच्चारण समय के आधार पर पहले इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा जो है, उच्चारण में लगने वाले समय, उच्चारण में लगने वाले समय, लगने वाले समय के आधार पर, लगने की, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। सॉरी, ये परिभाषा नहीं है इसकी। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला हम देख रहे हैं उच्चारण समय के आधार पर, जो स्वर के भेद थे हमने 5 बताए थे। पहला उच्चारण समय के आधार पर देख रहे हैं, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला जो है हमारा वो ह्रस्व स्वर, दूसरा जो है दीर्घ स्वर और तीसरा जो है वो हमारा प्लुप्त स्वर। स्वर के भेद हमने देखे, उच्चारण समय के आधार पर, लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ और तीसरा है प्लुप्त। और कल हम आपको बताएंगे स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। इन तीनों के बाद आपको बताएंगे ओष्ठाकृत के आधार पर, इसके बाद जीवा की स्थिति के आधार पर और मुखाकृत के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद। तो यह क्लास आपको अगर समझ में आए, अच्छा लगे, अगर ना भी समझ में आए तब भी आप कमेंट करिए, समझ में आए तब भी कमेंट करिए, ना समझ में आए तब भी कमेंट करिए, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तभी हमको समझ में आएगा कि आप समझ पा रहे हैं या ना समझ पा रहे हैं। अगर आप नहीं समझ पाते तो हम पुनः समझाने का प्रयास करेंगे, और अगर समझ पा रहे हैं तो और बेटर तरीके से आपको हम नई नई जानकारी है ढूंढ के देने का प्रयास करेंगे। तो अगर यह कक्षा आपको पसंद आए, समझ में आए, तो एग्जाम फास्ट चैनल आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद।